Assalamu alaikum my dear students. Welcome back to Smart Study Worker channel. My dear students, so क्लास 11 बायोलॉजी से चैप्टर डाइजेशन के क्विक रिवीजन करते हैं. ये रिवीजन से आपका जो पोल चैप्टर है वो आपको मतलब इस तरह आप मतलब कहीं भी बैठे हो तो आप हैंड्स फ्री लगा के या मतलब नॉर्मल गपशप करते तो आप पूरा चैप्टर मतलब उसको क्विक रिवाइज कर सकते. शुरू करते टाइम नहीं ज़ाया करते डाइजेशन से. बच्चे आप सिंपल डिफिनीशन करते हैं कि एक ऐसा अमल जिसमें आप मैक्रो मॉलिक्यूल या मैक्रो फूड मॉलिक्यूल को आप कन्वर्ट करते किस चीज़ में, माइक्रो फूड मॉलिक्यूल में. इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं. लेकिन ऐसा आप क्यों करते हैं? जो फूड आप खाते बच्चे उस फूड मॉलिक्यूल में आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, उस फूड मॉलिक्यूल में बच्चे प्रोटीन भी होता है, उस फूड मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होता है, लिपिड भी होता है. बच्चे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये जो प्रोटीन्स है, ये जो लिपिड्स है, ये आपके ब्लड कैपिलरीज के जो वाल है वो एंडोथेलियम सेल से बने हुए. एंडोथेलियल सेल के बीच में हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, हमारे पास पोर्स होते हैं. उस पोर्स से ये जो हमारे पास हो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और लिपिड्स है, ये पास नहीं हो सकते. तो ये पास नहीं होते तो आपके सेल को मतलब वो चीज़ें नहीं मिलेगी. तो जब चीज़ें नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अच्छा, अभी तो देखिए बच्चे कि जो फूड मॉलिक्यूल आप खाते हैं, एक वो फूड मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, वो नॉन एब्जॉर्बेबल होता है. एक आपके पास वो फूड मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन डिफ्यूजिबल होता है. एक उस फूड मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि उसके ऊपर एंजाइम प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं कर सकता है. एक वो मैक्रो मॉलिक्यूल, जब आप इस मैक्रो मॉलिक्यूल के फूड को कन्वर्ट करें माइक्रो मॉलिक्यूल में, जब आप इस नॉन डिफ्यूजिबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, लेस रिएक्टिविटी फूड को कन्वर्ट करें एब्जॉर्बेबल में, डिफ्यूजिबल में और रिएक्टिव फूड में, तो इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोले. अच्छा सर, डाइजेशन की बात तो समझ में आ गई. ये सर जब हम डाइजेशन करते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, प्रोटीन भी था, लिपिड भी. और इस कार्बोहाइड्रेट से डाइजेशन करके हमें क्या मिलेगा, सिंपल मोनोसेकेराइड. प्रोटीन की डाइजेशन आपको क्या मिलेगा बच्चे, अमाइनो एसिड. लिपिड की डाइजेशन आपको क्या मिलेगा, फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल. ग्लाइसिरॉल आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड है. इसके 8 कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है. और ये हमारे पास क्या होता है, एक स्वीट अल्कोहल होता है. याद रखिए बच्चे कि ये जो ग्लाइसिरोल है और फैटी एसिड है, यही अमाइनो एसिड और यही सिंपल मोनोसेकेराइड, ये अभी ब्लड कैपिलरी को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं. ये ब्लड कैपिलरी में जाके ब्लड में एंटर हो जाएंगे. ब्लड से ये किधर जाएंगे, सेल में जाएंगे. सेल में ये चीज़ें बच्चे, सेल इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए. याद रखिए बच्चे ये जो डाइजेशन का अमल है, ये हमारे पास एंजाइम और वाटर की मौजूदगी में होता है. तो वाटर का रोल समझे. ये जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, तो वाटर जो है वो उनको मीडियम प्रोवाइड करता है. दूसरी बात, वाटर जो है, पानी जो है बच्चे, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है. और ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करता है, मदद करता है. अच्छा सर, हमारा एक क्वेश्चन ये है कि हम जब फूड वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में ग्लूकोज आता है और हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाते हैं. तो चैप्टर नंबर 4 में बच्चे याद रखें कि जब आप ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करते हैं तो सर हम तो उधर ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, मतलब रेस्पायरेशन का प्रोसेस. तो यहाँ पे तो आपने कहा कि डाइजेशन. तो याद रखिए बच्चे कि जब आप फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करें, उससे न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाए, सिंपली आप उसको क्या नाम दें, डाइजेशन नाम दें. और अगर बच्चे उससे एनर्जी रिलीज हो जाए तो आप उसको क्या नाम दें, अगर उससे एनर्जी रिलीज हो जाए तो आप उसको क्या नाम दें बच्चे, रेस्पायरेशन. फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते बच्चे, उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ग्लाइकोलाइसिस हो गए, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उससे आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. अभी अगर आपको ये जो फूड मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, इसकी ब्रेकडाउन से आपको क्या मिलता है, अमाइनो एसिड मिलता है, फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल और सिंपल मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज मिलते हैं. एनर्जी चाहिए नहीं मिली ना. अगर एनर्जी ना मिली बचे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे. आपसे अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए. अगर मैं आपको बोलूँ कि ग्लाइकोजन है, अगर हम उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, क्या हम उसको डाइजेशन नाम देंगे या रेस्पायरेशन? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा सर हम इसको डाइजेशन का नाम देंगे, क्योंकि ग्लाइकोजन हमारे पास क्या एक पॉलीसेकेराइड है. तो पॉलीसेकेराइड की डाइजेशन से हमें क्या मिलता है, मोनोसेकेराइड मिलता है. इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि अगर हम स्टार्च की ब्रेकडाउन करें, उस प्रोसेस को रेस्पायरेशन बोलेंगे या डाइजेशन? तो आपका आंसर होगा सर, अभी आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या होगा, डाइजेशन होगा. अगर मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूं कि अमाइनो एसिड, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन
को हम डाइजेशन नाम देंगे या रिस्पायरेशन? तो अभी आपका आंसर होगा सर रिस्पायरेशन, क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADH2 और FADH2 के। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको क्लियर हो। अच्छा, याद रखे बच्चे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन और मिनरल्स की डाइजेशन नहीं होती। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन और मिनरल की डाइजेशन नहीं होती, और ये आपकी बॉडी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मिनरल्स और विटामिन बहुत ज़्यादा क्या होती है? ज़रूर होती है। विटामिन की कमी होती है, आपको बीमारी लगती है। अच्छा, अब इधर देखिए बच्चे, आपके पास जो हमने बोल दिया कि जो फूड की जो ब्रेकडाउन है, अगर उससे न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाए तो क्या नाम देंगे? डाइजेशन। एनर्जी रिलीज हो जाए क्या नाम देंगे? रिस्पायरेशन। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे पास जो मोनोमर ऑफ फूड्स है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? रिस्पायरेशन को। और जो पॉलीमर ऑफ फूड है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। तो पहले आप माउथ के अंदर खुराक को लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। फिर उसको आप तोड़ते हैं, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल में, सिंपल वर्ड में बोलो तो आप इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद ये चीज़ें ब्लड में मिलती है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये सेल में एंटर होती है, उस प्रोसेस को क्या आप क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। उसके बाद वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एजेशन। तो ये हमारे पास क्या था? स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। टाइप्स ऑफ डाइजेशन हमारे पास दो टाइप्स है। एक टाइप का नाम फिजिकल डाइजेशन और दूसरे टाइप का नाम केमिकल डाइजेशन है। फिजिकल डाइजेशन जो हम दांतों के जरिए से करते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं? तो मैं आपको बोल दिया कि आप जो फूड हम लेते हैं वो फूड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, उसके ऊपर एंजाइम प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं कर सकते। तो फिजिकल डाइजेशन जो है वो फूड को तैयार करता है किस चीज़ के लिए? केमिकल डाइजेशन के लिए। फिजिकल डाइजेशन से जो फूड है उसका जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाता है? वो बच्चे इंक्रीज हो जाता है। और केमिकल डाइजेशन का मतलब जो एंजाइम की जो डाइजेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल डाइजेशन। तो उम्मीद है आपको फिजिकल और केमिकल डाइजेशन में फर्क समझ आया। फिजिकल डाइजेशन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड या डाइजेस्टिव ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू हो जाता है और खत्म हो जाता है किस चीज़ पे? एनएस पे। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या हम इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन या एसोसिएटिव ग्लैंड की, तो इसमें हमारे पास माउथ से शुरू करें, आपके माउथ में बच्चे क्या होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड है, एविनल ग्लैंड से, स्टमक में आके गैस्ट्रिक ग्लैंड से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, बर्नर ग्लैंड है, लिवर और पेनक्रियास। दो सॉलिड ऑर्गन जो आपके पास क्या है? वो हमारे पास क्या है? लिवर और पेनक्रियास है। अच्छा, याद रखिए कि आपके एलिमेंट्री कैनाल्स में ये आपके पास कुछ ग्लैंड्स आते हैं, लेकिन लिवर और पेनक्रियास हमारे पास इस ट्रैक में नहीं आते। एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट आते हैं वो आपके पास माउथ आता है, बसल कैविटी आती है, मतलब ओरल कैविटी, पैरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है और स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये चीज़ें आपके पास, और मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनएस भी आता है। ये चीज़ें आपके पास किस में आती है? एलिमेंट्री कैनाल्स में। अच्छा, शुरू अभी मैं करता हूँ एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल का जो साइज होता है वो तकरीबन 30 फीट तक, लगभग अबाउट 30 फीट तक होती है। सबसे पहले इसका जो पार्ट है वो हमारे पास क्या बचे? वो हमारे पास माउथ है। माउथ को आपको पता है, आपकी माउथ को कवर किया किस चीज़ ने? लिप्स ने। ये लिप्स आपके माउथ को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। किस तरह? क्या मतलब? अगर लिप्स क्लोज तो माउथ क्लोज, लिप्स ओपन माउथ ओपन। माउथ के अंदर जाए तो आपको खाली जगह नजर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। अब इधर देखिए, आपके दांत है और दांतों और गालों के बीच में आपको एक खाली जगह नजर आती है। ये जो गाल है आपका जो पेस है, इसके अंदर और दांत के बीच में आपको खाली जगह कैविटी नजर आती है। उस कैविटी का नाम वेस्टिब्यूलर कैविटी। दांत के अंदरूनी साइड जहाँ पे टंग मौजूद है उस कैविटी का नाम क्या है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या आते हैं? ओरल कैविटी में बच्चे आपकी टीथ आती है, आपका टंग आता है। अब देखिए, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमेज करें, इमेजिनेशन से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओरल कैविटी में आपके टीथ आते हैं, टंग आता है, आपके पैलेट आते हैं और आपके ग्लैंड्स आते हैं। ये चीज़ें आपके ओरल कैविटी में आती है। बात करें बच्चे पैलेट की। पैलेट जो हमारे पास है दो तरह के, एक सॉफ्ट पैलेट, एक क्या है? हार्ड पैलेट। जो माउथ के इंटीरियर पार्ट का जो पैलेट है वो हमारे पास कौन सा पैलेट है? हार्ड पैलेट। और पीछे हमारे पास जो पैलेट है वो हमारे पास कौन सा पैलेट है? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो है वो फूड को प्रिवेंट करता है ताकि वो नेजल कैविटी में ना जा सके। कभी कभार आप लोगों ने देखा हो, कोई इंसान पानी पी रहा हो, उसको खांसी आ जाती है या कोई हंसी मजाक वाली बात हो जाए तो वो पानी नाक के जरिए से बाहर आ जाती है। इसका मतलब है कि वो पानी चला गया किस चीज़ में? नेजल कैविटी में। तो ये चीज़ें नेजल कैविटी में
कौन जाने से रोकता है? वो शार्प पैलेट है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि शार्प पैलेट क्या करता है? फूड को प्रिवेंट करता है, लिक्विड मॉलिक्यूल को प्रिवेंट करता है कि ताकि वो नेजल कैविटी में ना जा सके। ये हमारे पास पैलेट होगी। दूसरी बात टंग की करें। टंग हमारे पास तो मस्कुलर और मूवेबल पार्ट ऑफ ओरल कैविटी है। इसके जरिए आप स्पीच भी कर मतलब बातें भी कर सकते हैं, मतलब इसके जरिए आप फूड को मिक्सिंग ऑफ फूड भी कर सकते हैं। और दूसरी बात आप क्लीनिंग ऑफ टीथ, मतलब कोई दांत में कोई चीज़ मतलब फंस जाए तो आप इसको मतलब आप क्लीनिंग ऑफ टीथ भी कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये टंग की बात। टीथ की बात होगी तो टीथ की बात करें तो ह्यूमन की जो टीथ है वो डाइफाइडोंट है। मतलब इसमें हमारे पास दो तरह के टीथ होते हैं। मिल्क टीथ होते हैं, क्या होते हैं? परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को हम टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ मतलब एडल्ट की जो टीथ। नंबर ऑफ मिल्क टीथ जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? 20 होते हैं। और नंबर ऑफ परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? मतलब एडल्ट टीथ जो हमारे पास होते हैं वो 32 होते हैं। इसका जो डेंटल फार्मूला है वो ऑफसेट के मुताबिक इंसाइजर, केनाइन केनाइन, प्रीमोलर प्रीमोलर, मोलर और मोलर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 मतलब वो पहला जो मतलब अगर 10 साल का बच्चा ले तो उसमें आपके पास 20 टीथ आएंगे। सही। और अगर 17 साल का बच्चा ले तो उसमें आपको पास 28 मतलब दांत आएंगे और टीथ आएंगे। और अगर 18 ईयर ओल्ड बच्चा ले तो आपके पास 32 टीथ आएंगे। तो ये हमारे पास बातें थी किस चीज़ के बारे में? टीथ के बारे में। बकल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं। याद रखिए, बकल कैविटी में क्या? ग्लैंड्स भी। उस ग्लैंड का नाम क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड बच्चे वो ग्लैंड जो कि सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। याद रखिए कि सैलिवरी ग्लैंड बच्चा हमारे पास कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये सलाइवा को सीक्रेट करता है। सैलिवरी ग्लैंड आपके पास माउथ में जो है वो आपके पास 3 है। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास क्या? लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है जो कि 25% सलाइवा को क्या करता है? सीक्रेट करता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारे पास है वो हमारे पास 75% सलाइवा को सीक्रेट करता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो हमारे पास कितनी परसेंट सलाइवा को सीक्रेट करता है? वो 5% सलाइवा को सीक्रेट करता है। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में अगर कोई पूछे तो वो पैरोटिड ग्लैंड है, और अगर सीक्रेशन के बेस पे पूछे तो वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि 75% सलाइवा कौन सीक्रेट करता है? वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड करता है। और लोएस्ट सीक्रेशन के बारे में पूछे तो वो सबलिंगुअल ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड 5% सलाइवा सीक्रेट करती है। एक चीज़ याद रखें कि सबलिंगुअल ग्लैंड के सलाइवा में एमाइलेज, हमारे पास एमाइलेज एंजाइम क्या होता है? वो एब्सेंट होता है। इस सलाइवा में ये तमाम के तमाम क्या करते हैं? सलाइवा सीक्रेट करते हैं। ये सलाइवा में क्या होता है? इस सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो आपके पास क्या करते हैं? पीएच को अबाउट मतलब स्लाइटली अल्कलाइन रखते हैं, मतलब अबाउट 6.8 तक रखते हैं। इसमें हमारे पास एंटीबॉडी मतलब IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, जो कि वो ओनली एंटीबॉडी की जो प्रेजेंट है आपको क्या कर सकती है? क्रॉस कर सकती है। तीसरी बात, सलाइवा में हमारे पास एंजाइम होते हैं। मतलब कौन से एंजाइम? सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज का काम है बच्चे कि हमारे पास वो स्टार्च को कन्वर्ट करना किस चीज़ में? माल्टोज में। और फिर यहाँ पे माल्टेज एंजाइम भी है कि वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करें। सलाइवा में और क्या चीज़ होते हैं बच्चे? सलाइवा में लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम का काम है कि बैक्टीरिया सेल वॉल को क्या करना है? डाइजेस्ट करना। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए कि आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, वहाँ पे हमारे पास क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। वो बैक्टीरियोफेज वायरस के पास भी क्या है? लाइसोजाइम है। एक चीज़ आपके पास ये क्लियर, सलाइवा में भी हमारे पास कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम है। बैक्टीरियोफेज में क्या कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम है। आपके जो आप इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आप ग्लैंड के बारे में, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड से स्वेट सीक्रेट होता है। स्वेट में भी आपके पास कौन सा मतलब वो होता है? एंजाइम होता है, वहाँ पे भी लाइसोजाइम होता है। अब स्टमक में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब जो माइक्रोवेला है उसके बीच में हमारे पास ग्लैंड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोवेला के बीच में हमारे पास ग्लैंड होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमारे पास उसके पास सेल्स होते हैं। उधर से भी हमारे पास क्या होते हैं? एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसको हम पीनट सेल भी बोलते हैं। उधर से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। वही कौन सा एंजाइम होता है? उधर उसमें हमारे पास क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। तो मतलब लाइसोजाइम आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, आपके सलाइवा में भी, आपके स्वेट में भी है। तो लाइसोजाइम आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि लाइसोजाइम का काम क्या? बैक्टीरिया सेल वॉल को क्या करना है? डाइजेस्ट करना। मतलब आपकी माउथ में कोई मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया आपको अटैक कर रहा है तो वो लाइसोजाइम क्या करेगा? सलाइवा में जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, बैक्टीरिया को जाने नहीं देगा, मतलब आपको बचाएगा, आपको मतलब आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, सिंपल वर्ड में अगर बोलो तो। ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास ये, अगर मैं आपको एक MCQ बताऊँ कि नम्स 2015 में एक MCQ था कि ये जो सलाइवा है, इस सलाइवा में हमारे पास क्या? सैलिवरी एमाइलेज है। ये एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में?
आप बोलेंगे सर माल्टोज में, लेकिन वहाँ पे इस तरह एमसीक्यूज ऑप्शन इस तरह नहीं थे। वहाँ पे ऑप्शन थे बच्चे पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। यहाँ पे अक्सर लोग मार्क आते। कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। स्टार्च आपको पता है क्या है पॉलीसेकेराइड, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अगर मैं बात करूं माल्टोज की, तो माल्टो स्टार्च जो है सलेवरी हमारे स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसी में माल्टोज में, तो माल्टोज हमारे पास क्या है ओलिगोसेकेराइड है। तो अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन करे कि सलेवरी एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है मोनोसेकेराइड में या ओलिगो या फोली में, तो आपका आंसर होना चाहिए किस चीज में, ओलिगोसेकेराइड। एक और एमसीक्यू से बता चुका हूं कि सलेवरी एमाइलेज सबलिंगुअल ग्लैंड के सलाइवा में एब्सेंट होता है। उम्मीद यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, आपके माउथ में हमारे पास डाइजेशन होती है। मैं मतलब एक साथ मतलब आपको एक्सप्लेन करता कि आपको बिल्कुल क्लियर हो माउथ से, फिर हम नेक्स्ट पैर की तरफ जाएंगे। एक डाइजेशन बची होती है फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन होती है, एक डाइजेशन होती है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन बचे आपके मतलब दांत से होती है, जिसके जरिए से हमारे पास फूड का सरफेस एरिया क्या होता है इंक्रीज होता है। अगर आप टीथ के जरिए ग्राइंडिंग आप फूड करते हो उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेस्टिकेशन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड को, मतलब कौन से ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। फिजिकल डाइजेशन का मेन मतलब इंपॉर्टेंस ये है कि ये फूड को जो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो जिसको हम डाइजेशन करते हैं उसको केमिकल, उस फूड को केमिकल डाइजेशन के लिए क्या करता है, तैयार करता है। और केमिकल डाइजेशन के से क्या मुराद सिंपल मतलब एंजाइम के जरिए से जो फूड की ब्रेकडाउन होती है उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन 2 मसल पे हमारे पास क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। एक मसल का नाम मेसिटर मसल है और एक मसल का नाम हमारे पास क्या है टेम्पोरलिस मसल है। इन दोनों मसल की मूवमेंट से हमारे पास जो फूड है वो हमारे पास एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अभी ये बोलस आपके एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट में जाएगा। उस पार्ट का नाम हमारे पास क्या है, पेरिंग्स है। उस पार्ट का नाम हमारे पास क्या है, पेरिंग्स है। पेरिंग्स बच्चों याद रखें कि हमारे पास बोथ डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी पार्ट है। मतलब इस रास्ते से आपका फूड मटेरियल भी जाता है और इसी रास्ते से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाते हैं। बॉडी में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। अच्छा सर, तो फिर अगर ये दोनों का हिस्सा है तो इधर से तो ये खुराक तो हमारे ये खुराक तो लेरिंग्स में भी जा सकता है। तो याद रखिए ये लेरिंग्स में किस तरह जाते हैं, एसोफेगस में किस तरह जाता है। याद रखिए कि लेरिंग्स के ऊपर अल्लाह ताला ने कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम हमारे पास क्या एपिग्लॉटिस है। वो जब आप फूड खाते हैं वो एपिग्लॉटिस लेरिंग्स के ऊपर क्लोज हो जाता है और फूड किस में एंटर हो जाता है, इसोफेगस में एंटर हो जाता है। इसोफेगस हमारे पास क्या है, एक फूड पाइप है। याद रखिए पेरिंग्स का वो पार्ट जो नेजल कैविटी के साथ टच है उसको हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। वो पार्ट जो ओरल कैविटी के साथ टच है उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। वो पार्ट बच्चों जो हमारे पास लेरिंग्स के साथ टच है उसको क्या बोलते हैं, लेरिंगोफेरिंग्स। यहां से फूड जाएगा किसमें, हमारे पास हो इसोफेगस में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्वेलिंग। अब बोलस को एंटर करते हैं माउथ से किधर, इसोफेगस में। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग बोलते हैं। या आप सिंपल इस तरह भी कह सकते हैं कि जब आप फूड मॉलिक्यूल को माउथ से लेके जाते हैं स्टमक में, इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग बोलते हैं। ये बच्चे हमारे पास एक इन्वॉल्यूंटरी प्रोसेस है। हाँ, आपके माउथ में अगर ये बोलस हो तो मतलब अगर आपके मतलब बोलस जो है आपके मतलब माउथ में, तो आप कभी इधर करते कभी उधर करते कभी वो आपके कंट्रोल में। लेकिन अगर ये पीछे जाए तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इसोफेगस की बात करें बच्चे, इसोफेगस की। अच्छा सर, आपने ये नहीं बताया कि हमारे माउथ में जो डाइजेशन है वो किस चीज़ की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की होती है। मैंने आपको बोल दिया ना स्टार्च की डाइजेशन मतलब मैंने आपको बोल दिया। अच्छा सर, हमारे माउथ में एक और भी ग्लैंड था, उस ग्लैंड का नाम क्या है, इबिनर ग्लैंड से। बच्चे याद रखिए कि इबिनर ग्लैंड हमारे पास लिंगुअल लाइपेज को क्या करता है, सीक्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पूरी तरीके से नहीं होती, अबाउट ओनली 3 to 5% हमारे पास क्या होती है, डाइजेशन होती है। इबिनर ग्लैंड अगर लिंगुअल लाइपेज को सीक्रेट करे तो फिर आपके पास लिपिड की डाइजेशन भी होती है, वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पेट और प्रोटीन की डाइजेशन होती है, आप मतलब आपका आंसर होना चाहिए नो, कि पेट और प्रोटीन की डाइजेशन माउथ में नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट की होती है ओनली अबाउट 3 to 5% डाइजेशन होती है, पूरी डाइजेशन नहीं होती। अच्छा, फिर मैं बात कर रहा था इसोफेगस की। इसोफेगस हमारे पास क्या एक फूड पाइप है बच्चे, जिसके जरिए से हमारे पास क्या करते हैं, फूड ट्रेवल करते हैं। 4 से 8 सेकंड में आपका जो फूड है वो इसोफेगस से स्टमक में पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात याद रखें बच्चे कि इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती। इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं, ये सिर्फ आपके फूड को लेके जाता है माउथ से किधर, स्टमक की तरफ। मतलब इसोफेगस का और कोई काम नहीं है। मैं नेक्स्ट बात करूँ बच्चे स्टमक की। स्टमक हमारे पास एक जे शेप आर्गन है। 12 इंच इसकी मतलब जो मतलब लेंथ होती है इसकी, 12 इंच इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। हमारे पास वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। याद रखिए कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये हमारे पास 4 लेयर से कवर हुई है। मतलब इसमें
जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल्स है इसमें हमारे पास टोटल 4 लेयर होती है। एक हमारे पास इसमें म्यूकोसा सेरोसा होता है, फिर म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस। तो मतलब स्टमक के पास भी ये 4 लेयर होते हैं, म्यूकोसा, सेरोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस। अच्छा, अभी इधर देखिए स्टमक की बात करें तो इसोफेगस से मतलब जिस तरह स्टमक स्टार्ट होता है तो एक रीजन हमारे पास जो कर्व ऊपर कर्व वाली रीजन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं पंडस, सेंटर में हमारे पास रीजन होती है बॉडी और लास्ट पोर्शन होता है हमारे पास क्या पाइलोरस, मतलब बॉडी इसका क्या होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है। अच्छा, याद रखें कि ये जो स्टमक है ये जिस जगह से शुरू होता है और जिस जगह पे खत्म होता है पाइलोरस इसका क्या एंड है, उस जगह पे हमारे पास वो स्मूथ मसल के हमारे पास क्या होते हैं मतलब वो बेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्पिंक्टर बोलते हैं। स्पिंक्टर हमारे पास किसी से स्मूथ मसल थे एक्चुअली में। अच्छा, इस तरह ये स्टमक को इस साइड से भी बांधते हैं और नीचे साइड से भी बांधते हैं ताकि फूड ना बाहर जाए ना स्टमक से निकले। अब इधर देखिए ये आपके पास हो जो स्पिंक्टर इसोफेगस के साथ मतलब लगा होता है वहां पे हार्ट रीजन भी है, उसको हम क्या बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। जो स्पिंक्टर पाइलर एंड पे उसको हम क्या बोलते हैं पाइलर स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का काम क्या है, अब इधर देखिए बच्चे ये कार्डियक स्पिंक्टर है, इधर से फूड आ रहा है तो फूड कौन से मूवमेंट से आएगा, पेरिस्टालिसिस से आएगा, इसोफेगस में जो मूवमेंट होती है। अच्छा, पेरिस्टालिसिस जो है बच्चे वो हमारे पास वेव लाइक क्या होती है मूवमेंट होती है, कभी कभार एंटी पेरिस्टालिसिस भी हो जाता है। पेरिस्टालिसिस से फूड इस तरह क्या करेगा मूव करेगा और स्टमक में चला जाएगा और ये वापस क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, मतलब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से ये फूड क्या हो गया अंदर गया, अब ये वापस ये फूड स्टमक से बाहर नहीं आ सकता है। ये कार्डियक स्पिंक्टर का एक मेन काम है। अच्छा, और पाइलर स्पिंक्टर किस लिए लगा, ताकि फूड स्टमक से बाहर ना जाए। स्टमक में कितना फूड मतलब फूड कितने टाइम तक बच्चे स्टोर होता है, स्टमक में बच्चे फूड हमारे पास स्टोर होता है अबाउट 4 to 5 आवर तक हमारे पास फूड क्या होता है वो स्टोर होता है। और फूड में हमारे पास डाइजेशन होती है किसी चीज़ की, मतलब ये जो प्रोटीन्स है कार्बोहाइड्रेट्स के और इन चीज़ों की हमारे पास क्या होती है पेट की इन चीज़ों की क्या होती है डाइजेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास तो स्टमक के अंदर मिलियन ग्लैंड्स हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले बच्चे ग्लैंड्स हमारे पास क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड वो ग्लैंड हमारे पास जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस हो गैस्ट्रिक ग्लैंड तकरीबन 400 से लेकर 800 मिलीलीटर तक क्या करते हैं गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं ईच में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में बच्चे सेल्स हैं, चीफ सेल, पेराइटल सेल और गॉबलेट सेल और हार्मोनल सेल। चीफ सेल को बच्चे जाइमोजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जाइमोजिन, और पेराइटल सेल को हम एक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। चीफ सेल बच्चे क्या सीक्रेट करते हैं, चीफ सेल हमारे पास सीक्रेट करते हैं, जाइमोजिन सेल हमारे पास पेप्सिनोजिन को सीक्रेट करते हैं। पेप्सिनोजिन सर, पेप्सिनोजिन एक्चुअल में इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का। सर फिर ये एक्टिवेट किस टाइम होता है, सर वेट कर बच्चे, जो पेराइटल सेल है ये पेराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है एक्जेंटिक सेल। यही पेराइटल सेल हमारे पास क्या करता है, यही पेराइटल सेल HCl को सीक्रेट करता है और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करता है। ये जो HCl है ये इस पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है किसी में पेप्सिन में, मतलब ये कि पेप्सिन एक्टिवेट फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट नहीं होता है। बिल्कुल बच्चे, पेप्सिन हमारे पास एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट नहीं होता है, मतलब ये कि HCl जाके पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये सेल का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। चलो पहले HCl को थोड़ा देखते हैं। ये जो HCl है ये एसिडिक मेडियम प्रोवाइड करता है, ये माइक्रोब को क्या करता है किल करता है, और दूसरी बात है कि स्टमक के मतलब पीच वगैरह को भी मेंटेन रखता है, और माइक्रोब को तो ऑलरेडी आपको पता है कि किल करता है। सही, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे कोई इम्यूनिटी के रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं एनएट इम्यूनिटी, तो आप बताएं कि बाय बर्थ जो हमारे पास है वो स्टमक में HCl होता है, सही, जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है माइक्रोब को किल कर लेता है। अच्छा, ये हमारे पास, और दूसरी मेन फंक्शन ये कि ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में क्या करता है कन्वर्ट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये आयरन और विटामिन B12 की क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन करते हैं। याद रखें बच्चे, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सर, वो इस वजह से ज़रूरी है कि आपका जो RBC होते हैं मैच्योर RBC में अगर आपसे क्वेश्चन करूँ क्या मैच्योर RBC में न्यूक्लियस होता है, आपका डेफिनेटली आपका आंसर होगा सर नहीं, वो तो ऑक्सीजन कैरी करने वाला है, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो बच्चे इस मैच्योर RBC से न्यूक्लियस को आउट कौन करता है, बाहर इसको कौन निकालता है, तो सबसे पहले याद रखिए कि इसको बाहर निकालता है विटामिन B12। हमारे पास विटामिन B12 क्या करता है, विटामिन B12 हमारे पास वो इस RBC से हमारे पास न्यूक्लियस को क्या करता है आउट करता है। अच्छा सर, ये जो फूड आ गया स्टमक में, इस फूड को क्या बोलेंगे, ये एसिडिक फूड है, क्योंकि स्टमक में एसिडिटी क्या होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, इस फूड को हम नाम देते हैं काइम। स्टमक में फूड स्टोर होता है 4 to 5 आवर तक,
यही हमारे पास यही फूड फिर ट्रांसफर होता है, मतलब यही काइम ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम हमारे पास क्या है, ड्यूडेनम है। क्या नाम है, ड्यूडेनम। अब स्टमक से जो फूड है वो किधर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट जो पार्ट है वो ड्यूडेनम है, जो सी शेप होता है ऐसे ही, जो कि काइम को क्या करता है, रिसीव करता है। किधर से, स्टमक से। अच्छा, काइम क्या होता है बच्चे, वो एसिडिक फूड होता है जो स्टमक से आ गया है। अच्छा, इधर देखिए बच्चे, ये काइम जो है ये बाइल को सीक्रेट करता है, किधर से, लिवर से, और पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है, किधर से, पेनक्रियास से। अच्छा, इधर देखिए बस, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि बाइल को किस तरह रिसीव करता है और पेनक्रियाटिक जूस को किस तरह पेनक्रियास से रिसीव करता है, उसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एक पता चल गया, ये काइम जो है ये बाइल को रिसीव करता है किधर से, लिवर से, और पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है किधर से, पेनक्रियास से। अच्छा, ये बाइल का काम आपको पता चल गया कि ये बाइल जो है बच्चे ये लार्ज पेट मॉलिक्यूल को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाटिक जूस की बात करें, पेनक्रियास की सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। अच्छा, ये पेनक्रियाटिक जूस में हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इसमें हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और एमाइलेज। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात कि पेनक्रियास से जितने भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो तमाम के तमाम किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक एंजाइम को छोड़ के। एमाइलेज मतलब एमाइलोपेप्सिन एंजाइम है, वो हमारे पास एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, बाकी तमाम के तमाम एंजाइम किस फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म। फिर वो एक्टिवेट किधर होते हैं बच्चे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि ट्रिप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिनोजिन किधर से सिक्रीट होता है, पेनक्रियास से। ये पेनक्रियास से आ जाता है किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पास एंटीरोकाइनेज लेकर आते हैं। एंटीरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन के ऊपर काम करके उस ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। यही जो ट्रिप्सिन बन गया, ये ट्रिप्सिन दूसरे एंजाइम के ऊपर काम करता है। दूसरे एंजाइम का नाम क्या था, काइमोट्रिप्सिनोजिन। जिन वर्ड आते ना, जिनात वाला। तो काइमोट्रिप्सिनोजिन को अभी काइमोट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन। यही ट्रिप्सिन एक और एंजाइम को भी कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम का नाम है प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कन्वर्ट करता है किस चीज में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। ये हमारे पास पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो हमारे पास तमाम के तमाम किस में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक को छोड़ के, एमाइलेज को। ये एक्टिवेट किधर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब एंटीरोकाइनेज किधर से निकलता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, ये हमारे पास किस से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। एक चीज याद रखिए बच्चे कि हमारे पास जो मतलब जेजुनम में और इलियम, जेजुनम में हमारे पास तकरीबन हमारे पास डाइजेशन क्या होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इलियम में हमारे पास कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। कुछ बुक्स में लेके एक फ्यू डाइजेशन होती है, लेकिन एक्चुअली में मतलब फॉरेंस बुक के मुताबिक कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। जेजुनम और इलियम के मतलब जो वाइल्स है, जो लाइनिंग्स है, उससे भी हमारे पास क्या सीक्रेट होते हैं, वो भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैक्सिमम डाइजेशन किस पार्ट में होती है, मैक्सिमम डाइजेशन हमारे पास ड्यूडेनम में होती है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है, वो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में होता है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिए ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम हमारे पास हो, क्या नाम है, बर्नर ग्लैंड्स, जो कि हमारे पास क्या सीक्रेट करते हैं बच्चे, वो सीक्रेट करता है किस चीज़ को, वो हमारे पास सीक्रेट करता है किस चीज़ को, सेक्रेटिन हार्मोन को। ये सेक्रेटिन हार्मोन हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो रेगुलेट करे पेनक्रियास को, मतलब वो क्या पेनक्रियाटिक जूस को क्या करे, निकाले। अभी किस तरह निकालेगा मैं आपको बताता हूँ। जब फूड स्टमक से आ जाए, जो एसिडिक फूड जिसको आपने क्या नाम दिया, काइम, वो उधर से आ जाए किसमें, ड्यूडेनम में। तो स्टमक की एसिडिटी और ड्यूडेनम की एसिडिटी में फर्क होता है, वो ज़्यादा एसिडिक होते तो अभी ड्यूडेनम तो कम एसिडिक है एज कम्पेयर टू स्टमक, तो इधर एसिडिफिकेशन होगी, एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब एसिडिफिकेशन होगी बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ड्यूडेनम से हमारे पास हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम क्या है, सेक्रेटिन। यही हार्मोन, अच्छा मैं इसको सिर्फ मैं जब लेक्चर लेता हूँ ना व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं इसको अलग टॉपिक में पढ़ाता हूँ कि रिलेशन ऑफ बाइल्स और रिलेशन ऑफ बाइल्स एंड पेनक्रियाटिक जूस विद सेक्रेटिन हार्मोन, अलग आपके बुक में टॉपिक भी है। मैं इधर एक साथ इसलिए पढ़ा रहा था कि आपके रिवीजन हो। ये जो सेक्रेटिन हार्मोन ड्यूडेनम से क्या हो गया, निकल गया, ये किधर जाएगा अभी, ये पेनक्रियाजो लिवर के पास। पेनक्रियाजो लिवर को बोलेगा कि भाई शाबाश, सैलाब भेज किस चीज़ का, बाइकार्बोनेट आयन का, ताकि वो एसिडिटी को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। जब एसिडिटी बच्चे न्यूट्रलाइज हो जाती है,
तो हमारे पास क्या होता है, एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है तो हमारे पास फिर क्या होता है, सेक्रेटिन हार्मोन की हमारे पास सिक्रीशन क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, जब एसिडिटी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज होती है। अच्छा याद रखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्टमक और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन चीज़ों की बात करें तो अगर इन चीज़ों की मैं बात करूं तो हमारे पास वो स्टमक में बच्चे वाटर और जो फूड मालिक्यूल है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ना होने की, नेग्लिजिबल होने की, मतलब नेग्लिजिबल है, ना होने की बराबर है। लेकिन हाँ, अल्कोहल, ड्रग्स और इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन बहुत क्विक होती है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या होती है, ज़्यादा होती है। किस तरह ज़्यादा होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट को अगर हम कट करें, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर पोल नजर आती है। उस सर्कुलर पोर्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको, एक सिंगल लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। और बहुत सारे फिंगर, मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, वेलस बोलते हैं। यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। इस विलय से हमारे पास क्या होता है, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा याद रखिए कि इस विलय में जो ब्लड कैपिलरीज है वो ब्लड कैपिलरीज हमारे पास क्या होते हैं, आर्ट्रियोल्स, और हमारे पास क्या होते हैं, वेन्यूज होते हैं। आर्ट्रियोल में मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्यूज में हमारे पास कौन से ब्लड, वेन्यूज हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल वेन्स होते हैं। लार्जेस्ट जो वेन है बच्चे वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना का वेन। ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 तरह के हैं, हमारे पास आर्टरीज है और कैपिलरीज है और हमारे पास क्या है, वेन्स है। ये 3 हमारे पास क्या है, ये 3 हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। जो हमारे पास कैपिलरीज, इन तीनों में साइज की बात करो तो कैपिलरीज सबसे क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो कैपिलरीज है इनके बीच में आपको एक डक्ट नजर आती है, उस डक्ट का नाम क्या है, लेक्टेल। लेक्टिल हमारे पास क्या करते हैं, लेक्टिल हमारे पास लेक्टिल कुछ लोग बोलते हैं। लेक्टिल का काम है बच्ची क्या, हमारे पास यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन ऑफ पेट करता है, मतलब पेटी एसिड और इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन कौन करता है, वो हमारे पास लेक्टिल करता है। और ये जो बाकी ग्लाइसिरोल, ये अमाइनो एसिड्स और सिंपल मोनोसेक्राइड, इन चीज़ों की जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे पास कौन करता है, ये बाकी ब्लड कैपिलरीज करते हैं। इधर से अगर ग्लूकोज की बात करूँ तो वो चला जाता है किधर, वो प्रोटीन की बात करूँ वो फिर मतलब चले जाते हैं, ग्लूकोज की बात करूँ तो वो लीवर के पास चले जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उधर स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और मैं अगर अमाइनो एसिड की बात करूँ तो सही है, तो वो फिर जाके हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड न्यू बिल्डिंग ब्लॉक की शक्ल में एक साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। कुछ अमाइनो एसिड के मतलब वो हो जाती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो के हमारे पास क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, एसिटाइल कोएंजाइम में, उससे हम क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। क्लियर होगी। ये इधर तक हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन फूड की स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह एब्जॉर्प्शन होती है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो विलाय है इसका काम क्या है बच्चे, ये हमारे पास सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इस विलाय के ऊपर और एक और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इस विलाय के ऊपर, एक विलाय के ऊपर, उसका नाम हमारे पास क्या है, माइक्रोविलाय। अगर एक 10 गुना सरफेस एरिया को बढ़ाता है तो माइक्रोविलाय उसके मतलब 30 गुना सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा। 2 विलाय के बीच में हमारे पास ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, एक फेनेट सेल है और एक हमारे पास दूसरा सेल होता है। दूसरा सेल हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास सेक्रेटिन हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन हिस्सा हो गया ना, कि वो हमारे पास क्या सीक्रेट करेगा, वो हमारे पास सेक्रेटिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। और ये जो फिनिट सेल है ये हमारे पास एंजाइम को सीक्रेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, लाइसोजाइम को क्या करता है, ये सीक्रेट करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको मतलब ये जो चीज़ है स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल सिंपल है, लार्जेस्ट लास्ट पार्ट आप एलिमेंट्री कैनाल है बच्चे। क्लियर हो गया। इसमें हमारे पास एक ब्लांट स्टेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। इसमें हमारे पास कोलान होते हैं, मतलब एक हमारे पास क्या होते हैं, एसेंडिंग कोलान होते हैं, फिर ट्रांसवर्स कोलान होते हैं, फिर क्या होते हैं, डिसेंडिंग कोलान होते हैं, फिर हमारे पास क्या होते हैं, रेक्टम होते हैं, फिर हमारे पास क्या होते हैं, एनस होते हैं। एनस में हमारे पास स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर, एक हमारे पास कौन सा स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं। और इस सीकम के पास हमारे पास एक मतलब अर्ग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन था। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जो हमारे पास क्या है, लिवर है और पेनक्रियाज है। लिवर की बात करें तो हमारे पास लिवर में हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड है बच्चे ह्यूमन बॉडी का। और लिवर की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब और एक हमारे पास क्या होते हैं, एक लेफ्ट लोब। राइट लोब से और लेफ्ट लोब से हमारे पास क्या निकलते हैं, डक्ट निकलते हैं। तो राइट एपेटिक डक्ट और लेफ्ट एपेटिक
इसमें हमारे पास क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। वो लोब्यूल्स क्या करते हैं, बाइल को सीक्रेट करते हैं। अभी जो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में मतलब मिल जाते हैं, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। अच्छा, और इसके साथ ये आपकी साइड पे क्या होते हैं, गॉल ब्लैडर होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, बाइल स्टोर होता है। उधर से एक डक्ट निकलता है, उस डक्ट का नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। उधर से भी हमारे पास क्या होता है, बच्चे बाइल आता है। अच्छा, ये जो बाइल आता है, ये बाइल अभी हमारे पास उधर से गॉल ब्लैडर से भी बाइल आते हैं, उधर मतलब जो हेपेटिक डक्ट है उधर से भी बाइल आता है। ये बाइल अभी आप एक रास्ते से मिलता है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आके जाके हमारे पास पेनक्रियास के एक डक्ट के साथ क्या होती है, मिलती जुलती है। तो इधर एक स्पिंक्टर लगा होता है, उस स्पिंक्टर का नाम क्या है, बाइडन है। उस स्पिंक्टर का नाम क्या है, बाइडन, ताकि मतलब जब जरूरत हो तो मतलब चीजें उधर पहुंच सके, वरना नहीं। अच्छा, याद रखिए बच्चे कि हमारे पास ये जो बाइल है, इसमें हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है। हाँ, इसमें पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन हमारे पास क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। और ये किस तरह इसमें हमारे पास ये पिगमेंट आता है, तो हमारे पास स्प्लीन है। स्प्लीन जो है हमारे पास एक लार्ज जो लिम्फेटिक आर्गन है बच्चे, लार्ज लिम्फेटिक आर्गन। यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, रिसाइकल आपको आरबीसी होती है, सही। ये आपको मतलब सर्कुलेशन चैप्टर में सब के सब पढ़ोगे। अच्छा, ये जो लिम्फेटिक आर्गन है, जो स्प्लीन, इधर हमारे पास आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, जो ओल्ड आरबीसी है। इसके बैकग्राउंड से हमारे पास ये बिलिरुबिन पिगमेंट क्या होता है, वो मतलब सीक्रेट होता है। और फंक्शन की बात करें, ये हमारे पास एमिल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड करता है, सही। मतलब लिपिड के लार्ज लिपिड को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, हमारे पास स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल में, या आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में हमारे पास लिपिड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज मतलब सिंपल है, सही। और फिर रिलेशन आपको बाइल और पेनक्रियाटिक जूस विद सिक्रेटिन हार्मोन। तो बच्चे उम्मीद आपको क्लियर हो। याद रखिए बच्चे कि इस तरह वीडियो जो है क्विक रिवीजन व्हाइट बोर्ड पे आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, मतलब चीज़ें एक सीक्वेंस में होती है। यहाँ पे तो मैं कैमरे को सामने खड़ा मतलब बैठा हुआ हूँ और चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आगे पीछे हो सकती है, एक वर्ड इधर उधर भी हो सकता है, तो मैं उसके लिए माजरत मतलब कर सकता हूँ। और फिर भी अगर कोई मसला हो तो मैंने मतलब चैप्टर को ओवरऑल मैंने एक्सप्लेन कर लिया। अगर कोई मसला हो तो फिर भी व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद कोई और चैप्टर की मैं इंशाल्लाह इस तरह वीडियो लेके आऊँगा। आप इसको जितना हो सके आप इसको शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट इसे क्या हासिल कर सके, फ़ायदा हासिल कर सके। ये मतलब ये वीडियो फर्स्ट टाइम मतलब कोई भी आपको मतलब कम टीचर आपको इस तरह मतलब एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर लिया। तो बच्चों इस तरह अभी ये फर्स्ट वीडियो थी, अभी दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा तो इससे बेहतरीन होगा। जिस तरह बंदा देखिए एक्सपीरियंस करेगा, तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अपने आपके लिए सबके लिए मतलब स्टूडेंट्स आप सब मेरे लिए, तो मैं आपके लिए मतलब मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे दुआ में याद रखें और उसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।